तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो पुराने सेक्शंस थे विच वर डीलिंग विद द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स। गुड्स मींस मोर और लेस मूवेबल आइटम्स। गुड्स की डेफिनेशन में बहुत कुछ आता है, वो सब अपन अभी कवर करेंगे। मोर और लेस मूवेबल आइटम्स जो हैं उन्हीं को उन्हीं के सेलिंग और बाइंग से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस थे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से वो रिपील किए गए और नया एक्ट बना इन द ईयर 1930। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के साथ में भी हुआ था ना कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे। जब देखा ये स्पेशलाइज्ड फील्ड बन रही है तो वहां से हटाया और एक नया एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लेके आया। अच्छा, इधर एक बात ऑब्जर्व करो रे, जैसे कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस सर, कब का बना हुआ है? ये सर 1872 का बना हुआ है। सर नेक्स्ट है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कब का बना हुआ है? सर 1932 का बना हुआ है, यस सर। वैसे ही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कब का बना हुआ है? कि सर 1930 का बना हुआ है। उसके बाद में जो अपने एक्ट्स देख लो, जैसे कंपनीज एक्ट है, यस सर। तो कंपनीज एक्ट कब का बना हुआ है? कि सर 2013 का बना हुआ है। इससे पहले जो था वो था 1956 का बना हुआ, उसका नाम भी था कंपनीज एक्ट 1956। सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब का बना हुआ है? कि सर 2008 का बना हुआ है। ये जो है ये बने हुए हैं आजादी के बाद के, यस सर, ये बने हुए हैं आजादी के पहले के, 1947 के पहले के, यस सर। तो सर इसमें तो आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आजादी के पहले बने हुए। सर इसमें क्यों नहीं आ रहा है इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट? इधर भी तो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट होना चाहिए था। सर पहले तो ये समझो ये वर्ड इंडियन क्यों आ रहा है यहाँ पर? सर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आजादी से पहले जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल करते थे, उनके खुद के यहाँ के एक्ट को और इंडिया में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना के लागू किया, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने को यहाँ के एक्ट के आगे वर्ड इंडियन लगा दिया। यस सर। तो सर इस हिसाब से तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना है, तो सर वहां भी इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट होना चाहिए था। यस, अर्लियर इट वाज देयर, लेकिन सर समवेयर डाउन द लाइन आफ्टर इंडिपेंडेंस सर इसमें से वर्ड इंडियन हटा दिया गया और केवल द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम रखा गया। तो सर इतने समझदार लोग थे तो फिर इसमें से और इसमें से क्यों नहीं हटाया? बस इतने ही समझदार थे, इससे ज्यादा नहीं थे। उनको पूरा काम यदि सरकार कर देवे या कोई गवर्नमेंट कर देवे तो फिर तो बात ही क्या है। तो केवल इसमें कर दिया, बाकी दोनों में से करना भूल गए। ठीक है। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ओके। अब सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यस सर, किस चीज से डील करता है? कि सर गुड्स को खरीदने और बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन सेलर एंड बायर, उस ट्रांजैक्शन पे ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। गुड्स मींस मोटा माटी मूवेबल आइटम्स, यस सर। अब सर ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होता है, यस सर। ये एक्ट में सर किस चीज से डील करता है? This act deals with all the sale of goods but does not deal with the contract of sale of services। यदि मैंने आपको कोई सर्विस बेची है, आप मेरे सर्विस के बाहर हैं, मैं सर्विस का सेलर हूँ, उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि वो कोई गुड्स नहीं होता है। सर्विसेज और गुड्स अलग अलग चीजें हैं। तो यदि सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड, प्लेजिंग ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि प्लेज इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, वो केवल गिरवी रखना होता है। और जब प्लेज का पैसा आप उतार नहीं पाते हो तो फिर वो बिक जाता है, तो भले ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो, बाकी प्लेजिंग ऑफ गुड्स पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिलमेंट और प्लेज के लिए अलग से प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सर प्लेजिंग ऑफ गुड्स इज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स, तो प्लेजिंग ऑफ गुड्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरा, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। सर फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है प्लेजिंग ऑफ गुड्स और मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी में? देखो आप खुद समझदार हो, प्लेज वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज लिया गया है? गुड्स के कंटेक्स्ट में, यानी कि मूवेबल आइटम्स के कंटेक्स्ट में। यानी कि आपने कभी मूवेबल आइटम को यदि आपने गिरवी रखा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेज बोलेंगे।
और यदि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉर्गेज बोलेंगे। बात समझ में आई? डिफरेंस क्या होता है कि सर फ्लैट को आपने गिरवी रख दिया, प्लॉट को गिरवी रख दिया, ऑफिस को गिरवी रख दिया, वो क्या बोला है, कहलाएगा मॉर्गेज कहलाएगा। और गुड्स को गिरवी रख दिया तो वो क्या कहलाएगा, प्लेज कहलाएगा। नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, कई जगह ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई जने मॉर्गेज ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है चलने दो। ठीक है, नेक्स्ट सर, उस पे भी ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। और पार्टर ऑफ गुड्स पे भी ये चीज, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। आपने पढ़ा है पुराने समय में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, दर्श जैन के पास में दो घोड़े हुआ करते थे, टू हॉर्सेस। ठीक है, इसको खाने पीने के लिए सामान की जरूरत थी तो इसने सम्यक जैन को अपना एक घोड़ा दे दिया और सम्यक जैन ने इसको बदले में 100 किलो दाल, 100 किलो चावल और 50 किलो मसाले अवेलेबल करवा दिए। चलो साहब, साल भर का इसके पास में राशन हो गया। तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, दर्श जैन और सम्यक जैन के बीच में, सर द गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर अनदर गुड्स। ठीक है, तो ये ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या यह बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, लेकिन सर फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में गुड्स खरीदना और बेचना तो आता है, तो यहाँ भी तो गुड्स ही खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आए? तो सर इसका आंसर है, ये समझो, जब सेलर और बायर के बीच में when the goods are getting exchanged for some money as consideration, then it will be the subject matter of sale of goods act. ये बात दिमाग में बिठा लेना, फिट कर लेना कि when the goods are getting exchanged in lieu of money, then that transaction is the subject matter of sale of goods act. तो उस पे sale of goods act applicable होगा। when the goods are getting exchanged for another goods, it is not a subject matter of sale of goods act। ठीक है, अब मैं तुमसे एक तीसरी चीज पूछता हूँ। सेलर और बायर के बीच में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जहां पर सेलर ने बायर को गुड्स दिए और बदले में बायर उसको कुछ तो मनी दे रहा है और कुछ गुड्स दे रहा है कंसिडरेशन के जैसे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सर, सेलर ने बायर को अपनी कार दी और बायर ने बदले में 2 लाख रुपए तो देने का वादा किया, प्लस अपनी बाइक देने का वादा किया। यानी कि गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर मनी प्लस सम गुड्स। अब ये वाला ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, बताइए। ये वाला ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, कृपया बताने का कष्ट करें। बताइए, कौन बताना चाहता है? श्रेया अभियानी, बता भाई। सर हाफ हाफ होएगा, लाइक सिर्फ कार विथ 2 लाख जो है ना, वही सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता है सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरा, ये कह रही सर इस पे तो लग जाएगा लेकिन इस पे नहीं लगेगा। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? भाई कार के बदले में ही तो बाइक भी तो मिल रही है, कोई बाइक कोई हवा के बदले में थोड़ी मिल रही है। अनम्यूट करके बोल जो भी बोलना चाह रही है। सर वो बार्टर हो जाएगा, तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। अच्छा, ये तो बार्टर हो जाएगा सर, लेकिन ये बार्टर नहीं होगा इसलिए इस पे नहीं लगेगा। इस पे लग जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इस पे नहीं लगेगा, ये बोलना चाह रही है। कितने जने हमारी बयानी से सहमत हैं? कितने जने बयानी से सहमत हैं, हाथ खड़े करो। दर्श जैन सहमत है, आरुष मुंद्रा सहमत है, सम्यक सहमत है। अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए, श्रेया बयानी तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? सर दिशी और श्रेया। दिशी और श्रिया, वो भी तेरे से सहमत नहीं है। ठीक है, उनको पता है कि तू, तेरे ऊपरी माले में अभी बहुत कुछ आना बाकी है।
ठीक है, तो सर मेरी बात समझो, हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट गुड्स मस्ट गेट एक्सचेंज्ड फॉर सम मनी। अब यहां जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया उसमें क्या हो रहा है, गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम मनी प्लस गुड्स। तो सर जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई ना, दैट गुड्स मनी के बदले में होने चाहिए। तो सर ये पूरे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि इसके बदले में इधर तो एप्लीकेबल हो जाएगा इधर नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि गुड्स के बदले में पैसा मिलना चाहिए वो पूरी हो गई, तो पूरे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमारी तो इतनी सी रिक्वायरमेंट थी दैट गुड्स मस्ट बी एक्सचेंज फॉर सम मनी, पूरे पे होगा भाई। ठीक है, चलिए। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो सेल ऑफ गुड्स पे लागू होता है, लेकिन बार्टर पे नहीं, प्योर बार्टर पे नहीं होता है, मॉर्गेज और प्लेज पे नहीं होता है, सेल ऑफ सर्विसेज पे नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने उस दिन बताया था सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे भी नहीं होता है आपके। ठीक है, उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट दिन ये भी बता दिया था, जिसपे हमारे सम्यक ने थोड़ी सी ड्राइंग बना दी है, तो ये वाले पैराग्राफ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि सर यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपस में फाइटिंग कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो सर किसकी बात मानी जाएगी, कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए स्पेशल एक्ट बना है सेल ऑफ गुड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नॉर्मल एक्ट है उस बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बारे में, तो सर किसकी बात प्रिवेल कर जाएगी, सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस वुड प्रिवेल। ठीक है, ओवर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ बायर एंड सेलर। डेफिनेशंस करते हैं, सबसे पहले ये बायर एंड सेलर, दूसरी है गुड्स, फिर आता है टाइप्स ऑफ गुड्स, डिलीवरी का मीनिंग, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इंसॉल्वेंट आदमी इधर के हिसाब से किसको मानेंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइस क्या होता है, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, एंड सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। ये सारी डेफिनेशंस अपने को सीखनी रहेगी। 10 जन बोलिए क्या हो गया, अभी तक डाइजेस्ट नहीं सर हुआ। अगर मैं कुछ, हाँ अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ सर, वो कार के बदले में वो दे रहा है तो कैसे हुआ। हम्म। नहीं सर, अगर मैंने समझो कि ये कार खरीदा और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पैसे दूंगा, बट मेरे पास पैसे नहीं होते, तो फिर सामने वाला पर्सन है ना मेरा बाइक एक्सेप्ट कर लेता है एज अ पेमेंट, तो फिर ये हाँ सेल ऑफ गुड्स में हट जाएगा ना, मतलब ये कंसिडर हाँ, नहीं नहीं होगा ना। आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज द गुड्स आर नॉट गेटिंग एक्सचेंज इन लिeu ऑफ मनी। ठीक है नहीं रहेगा, फिर इट वोंट बी अ टॉपिक ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन है बायर और सेलर की। तो पढ़ना भाई, बायर और सेलर कौन कौन होते हैं, कौन पढ़ेगा, आरुष मुंदड़ा पढ़ेगा, पढ़ भाई मुंदड़ा, बायर और सेलर कौन होते हैं। So, buyer and seller. Buyer means a person who buys or agrees to buy goods. Section 2, 1, Section 2, Section. And seller means a person who sells or agrees to sell goods. ठीक है, buyer means a person who either buys or agrees to buy the goods, and seller means a person who sells or agrees to sell the goods। अब सर ये क्या कहानी डाल दी है, लॉ वालों को तो जब तक क्या है कोई ऊपर नीचे नहीं कर ले चीजों को तब तक क्या है, छाती में शांति नहीं पड़ती है, मतलब वो कहते हैं ना हार्ट में शांति नहीं पड़ती है। तो सर आओ समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जब अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, कोई चीज को खरीदने और बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो दो तरीके में से कोई भी एक तरीके का बन सकता है। कैसा, कि सर ये ध्यान रखना, ये पूरे 4 चैप्टर्स में आगे काम आने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, कोई चीज को खरीदने और बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेलर और बायर के बीच में, इट कैन आइदर बी अ सेल or it can be an agreement to sell। It can either be a sale or it can be an agreement to sell। सेल का मतलब क्या होता है, when the ownership of the goods immediately transfers from the seller to the buyer,
it is a contract of sale. It is a sale. Whereas when the ownership of the goods is to transfer upon some future point in time, or upon fulfillment of certain conditions, then it will be considered as agreement to sell, कि मैं भविष्य में तेरे को दूंगा उसकी ओनरशिप। जबकि सेल में क्या होता है, मैं अभी के अभी उसकी ओनरशिप तेरे को दे रहा हूं। दोनों में फर्क समझ में आया कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है तो या तो वो सेल होएगा या वो एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में से कोई भी एक होएगा। सेल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जा चुकी है, और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि फ्यूचर में जाएगी ओनरशिप सेलर से बायर के पास में। या तो फ्यूचर में कोई पॉइंट इन टाइम कि आज से 2 महीने बाद ओनरशिप दूंगा, या फिर कोई कंडीशन फुलफिल होगी तब ओनरशिप दूंगा। जैसे कि मैं तेरे को माल जो देने का वादा करता हूं उसका जब पेमेंट आएगा तब मैं उसकी ओनरशिप तेरे को दूंगा। कंडीशन क्या डाल दी, पेमेंट रिसीव होगा तब ओनरशिप दूंगा। तो जिस दिन पेमेंट रिसीव होगा उस दिन तेरे को ओनरशिप दूंगा, ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, और बनाते ही ओनरशिप भी दे रहे हो तो वो सेल हो रहा है। तो सर बायर की डेफिनेशन क्या पढ़ी अपन ने, सर बायर की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, बायर मीन्स अ पर्सन हु आइदर बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, सेल, और यहां पर क्या बन रहा है, एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल वर्ड्स ध्यान रखना, यहां पर SAL है और यहां पर SELL है, ठीक है। तो सर यहां पर तो क्या बन रहा है, सर सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और यहां पर क्या बन रहा है, एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है। और सेलर कौन है, सेलर मीन्स अ पर्सन हु आइदर सेल्स इमीडिएटली, या तो दे देता है, और एग्रीज टू सेल द गुड्स, यानी कि फ्यूचर में एग्रीमेंट टू सेल बना। आ गई बात समझ में, भेजे में फिटम फिट घुस गई या नहीं घुस गई, घुस गई ना। अक्षित कासट, कविश, खुशबू, जिया वोरा, खुशी, हार्दिक, जश शाह, श्रेया कर्नावट, सृष्टि, तनय राठी, जिया। कुछ कुछ लोगों को वीडियो ऑन करने के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है, क्यों भाई, वाई वाई वाई, बताइए वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहे हैं। अरे भाई किसके हाथ में तकलीफ हुई है, कौन है, एक तो श्रेया कर्नावट है और दूसरा कौन है, अक्षित कासट है। कासट कहाँ पर है, घर पे है, कहाँ है। हम्म, कासट जी घर पे ही है, ओके, लाइब्रेरी हूँ सर, ठीक है। चलो भाई, अपना वो क्या है, एग्जाम तक अपना वो ये सुधार लो ताकि क्या है वहां पर पूरी स्पीड आ पाए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना, कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, पता Goods पड़ा। means, sorry, अरे हाँ पढ़ ले यार, ठीक है। पढ़ो. पता पड़ेगा कि दोनों ने एक दूसरे से पंजा लड़ा लिया था इसीलिए दोनों की कलाइयां टूट गई, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ था। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलो आ जाओ, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ो। Mm. Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before sale or under contract of sale. ठीक है सर, गुड्स का प्राइमरीली मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना सर, मूवेबल आइटम, मूवेबल आइटम, मूवेबल आइटम, यस। तो गुड्स कोई भी जो एक जगह से दूसरी जगह आप हिला के ले जा सको, वैसी चीज गुड्स। चेयर हो गई, टेबल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, कोई भी आपकी चीज हो गई, क्लोथ्स हो गए, सर गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन क्या, कि सर अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इस मनी के बारे में मैंने आपको अदर डे बहुत डिटेल में बताया था ना, मनी 2 तरीके का होता है। दर्जन बताया था या नहीं बताया था, मनी 2 तरीके का होता है। कि सर यस सर, एक तो आपने बताया था ब्लैक मनी और दूसरा बताया था व्हाइट मनी। व्हाइट मनी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लैक मनी इकोनॉमी के लिए खराब होता है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ ना दर्ज जैन। अरे नहीं सर, क्यों हमको टेस्ट कर रहे हो,
मनी दो तरीके का होता है। एक तो जो होता है लीगल टेंडर, जो कि हमारे देश में करेंसी जैसे चलता है, जिसको देके आप कोई चीज खरीद सकते हो। और दूसरा वो जो कि लीगल टेंडर नहीं होता है, जैसे कि ओल्ड कॉइन्स, जैसे कि कलेक्टिबल्स जो होते हैं ना, कॉइन्स, कलेक्टिबल कॉइन्स एंड नोट्स, अकबर के जमाने के या ऐसे ऐसे, या पुरानी कौड़ियां और ये सब जो बिकती हैं। यस सर, क्या उनको आज देके आप कुछ मार्केट में खरीद सकते हो? नहीं सर, वो तो कलेक्टर्स आइटम है। या फिर सर जो विदेशी करेंसी हुई, वो क्या हमारे देश में एज ए लीगल टेंडर चलती है? नहीं सर। तो सर ये वाला मनी जो है, ये तो गुड्स में बिल्कुल कवर अप होता है। और ये वाला मनी जो है लीगल टेंडर, इसको एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल आइटम्स अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी। तो अदर देन मनी, ये वाला अदर देन मनी है। लीगल टेंडर नोट कोई मनी थोड़ी हो गया। मतलब नोट जो मनी है वो कोई गुड्स थोड़ी हो गया रे, कि श्रेया बियाने ने बैंक में जाके 500 रुपए का एक नोट अपने खाते में जमा कराया, जिसपे नंबर था 000786। तो क्या जब बैंक में वापस पैसा मांगने जाएगी तो यही वाला नोट मिलेगा कि इसको, कि तेरा गुड्स ही तेरे को दूंगे? ऐसे थोड़ी होता है। तो लीगल टेंडर है, कोई सा भी नोट मिल सकता है इसको। ठीक हो? ठीक है, चलो। तो सर अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी में अदर देन मनी कौन सा, जो कि लीगल टेंडर है? वो जो कि कलेक्टेबल आइटम्स है, या जो लीगल टेंडर नहीं है, वो बिल्कुल गुड्स है। ठीक है, खरीदा और बेचा जा सकता है। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, समझते हैं। नाउ व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम, समझना। एक बार आरुष मुंदड़ा ने जश शाह को 2 लाख रुपए उधार दिए। यस सर। कितने टाइम के लिए दिए? कि 2 महीने के लिए दिए। 2 महीने बीत गए, जश शाह ने पैसा नहीं चुकाया। तो सर आरुष मुंदड़ा को जश शाह के ऊपर एक्शन लेने का रीजन मिल चुका है या नहीं मिल चुका है? और अपने पैसे क्लेम करने का रीजन मिल चुका है ना, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। यस सर। तो सर ये इसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम लगा सकता है। पर सर ये बेचारा बिजनेसमैन आदमी, ठीक है, ये क्या किया इसने, एक दूसरी फर्म को अपना ये बेड डेट्स बेच दिया, मिस्टर XYZ। उनका यही काम था, लोगों से उनके गलत डेट्स खरीद, मतलब जो डूबे हुए डेट्स थे वो खरीद लेते थे। इन्होंने आरुष मुंदड़ा ने इसको बेचा 1,60,000 रुपए में, कि तू अपने आप निपटते रहना, मेरे को 1,60,000 रुपए दे दे, तू उससे अपने आप जो भी वसूल सके वो वसूल। तो सर इन्होंने क्या किया, अपना एक्शनेबल क्लेम इसको बेच दिया या नहीं बेच दिया? यस सर, बेच दिया। सर ये कोई गुड्स नहीं होता है। एक्शनेबल क्लेम जो है ये कोई गुड्स नहीं होता है। यहाँ डालने की कतई आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती डाला हुआ है, पर अपना काम है, यदि गुड्स की डेफिनेशन आए तो उसको अच्छे से लर्न करके लिखना है। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, ये कोई गुड्स नहीं होते हैं। एंड अदर देन मनी, कौन सा वाला गुड्स नहीं होता है वो बता दिया। इतना तो समझ में आ गया गुड्स क्या होता है। यस सर। एंड गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स, गुड्स की डेफिनेशन में ये भी आएगा, क्या आएगा? स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये कौन से वाले स्टॉक की बात हो रही है? सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जिया बोरा बता सकती है क्या? जब स्टॉक एंड शेयर्स, मतलब स्टॉक को शेयर्स के साथ में काम लिया जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है? अरे बता ना। स्टॉक को शेयर के साथ। थोड़ा तेरी आवाज ब्रेक हो रही है, वापस बोल बेटा। सर आप क्या बोल रहे हैं? स्टॉक को जब शेयर के साथ लेते हैं तब? मतलब स्टॉक्स एंड शेयर्स जिस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है ना स्टॉक वर्ड, इस स्टॉक का क्या मतलब है? हाँ, स्टॉक मतलब वही ना, जो स्टॉक और शेयर कंपनी होती है जो बिजनेस मतलब अलाउ करती है पीपल, हम लोग को ऐसा शेयर ओनरशिप के लिए, वही वाला ना। शेयर्स तो समझ में आ गया, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। रिलायंस के शेयर है तेरे पास में, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में है। ठीक है, उनपे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? आरुष मुंद्रा तू बता सकते हैं? नहीं सर, स्टॉक। ओनरशिप
हाँ बता। समझा नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, जिया बोरा तू कुछ बोल रही थी बेटा। ओनरशिप कंपनी की। नहीं नहीं, वो तो शेयर्स में होती है। देखो, अब मान लो जिया बोरा के पास में रिलायंस के 10 शेयर है, ठीक है। तो जिया बोरा को, यदि जिया जैन को ये शेयर्स बेचने हैं, मतलब जैसे, तो वो ऐसे बेचेगी ना, मैं तेरे को 5 शेयर बेचती हूँ, मैं तेरे को 6 शेयर बेचती हूँ। क्या वो 5.5 शेयर बेच सकती है क्या जिया जैन को? 5.5 शेयर बेच सकती है? नहीं बेच सकती। तो इसलिए कंसेप्ट आया स्टॉक का। स्टॉक का क्या बोलता है, 10 शेयर को मिला के एक स्टॉक बना दिया। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, और आजकल कोई चलता भी नहीं है ये, ठीक है। अब 10 शेयर की मान लो वैल्यू थी एक एक की 100 रुपए, तो 1000 रुपए का स्टॉक हो गया। ये अब किसी भी डिनोमिनेशन में जिया बोरा जिया जैन को बेच सकती है। 550 रुपए का बेच दिया, 525 रुपए का स्टॉक बेच दिया। आया समझ में फर्क कहाँ आ रहा है? चीजों को इजी बनाने के लिए स्टॉक जैसी एक चीज का कंसेप्ट निकाल दिया। बस इतना ही सरोकार है, इससे ज्यादा अपने को समझने की जरूरत नहीं। तो सर, जो स्टॉक एंड शेयर्स हैं उनको भी गुड्स माना गया है। स्टॉक्स एंड शेयर्स को भी गुड्स माना गया है। यस सर, एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। यहां तक भी समझ में आ गया। अब इसको पूरा एक साथ पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक का। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, बट विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जो अभी धरती से जुड़ी हुई हैं, विच आर ट्रीज, ग्रोइंग क्रॉप्स। सर दीज आर तो अटैच टू लैंड, तो ये तो मूवेबल नहीं है, तो फिर गुड्स कैसे हो गई? आया कंसेप्ट समझ में? सर ये तो अटैच्ड है, मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। अरे सर, आपने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उनको सिवियर करके, काट के देने का वादा किया है। तो यानी कि आप मूवेबल बना के देने का वादा कर रहे हो, तो फिर वो गुड्स में आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं? यस सर, आ सकती हैं। सिंपल सी बात है, समझे? यस सर। तो पूरी लाइन क्या है? ग्रोइंग थिंग्स, क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे कि मान लो आज आरुष मुंदड़ा के खेत में गेहूं की बालियां लग चुकी हैं, गेहूं के पौधे लगे हुए हैं, उसमें गेहूं आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स विच आर थिंग्स मतलब ट्रीज वगैरह, विच आर अटैच्ड टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अटैच टू लैंड तो मैंने आपको समझा दिया है ये इस तरीके से। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड कैसे कि सर लैंड का हिस्सा है, उसके अंदर से कोयला, उसके अंदर से कॉपर, उसके अंदर से जो भी चीज थी वो निकाल के अलग करके देने का वादा किया, विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड, जिन्हें की धरती से अलग करके देने का वादा किया गया बिफोर सेल, कि सर सेल के पहले और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कैसे भी, चाहे सेल है चाहे एग्रीमेंट टू सेल है, उनको निकाल के देने का वादा किया गया है। बात समझ में आ गई? अब लर्न हो जाएगा ना, इससे ज्यादा कोई भी नहीं समझा सकता, देखो, ठीक है। तो goods means every kind of movable property other than actionable claim and money, and includes stocks and shares, growing crops and grass and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed before sale or under contract of sale। अब मगअप कर लेना। यस। तो सर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है, आओ फटाफट देखते हैं। कि सर गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल। यस सर। कल मैंने ये भी बताया था आपको कि सर इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स तो इसी में आ गए। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी गुड्स में आता है, बोला गया था कल, बिल्कुल जी हो रहा। अकेले अकेले खाने से पाप लगता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मिनरल्स। अच्छा, नेक्स्ट है पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट। कल मैंने आपको एक वर्ड यूज लिया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सर यस सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। कोई किताब किसी ने लिखी है तो उसने उस पर अपना कॉपीराइट लिया है या नहीं लिया है? यस सर। ताकि कोई और पता पड़ा किताब लिखी है अक्षित कासट ने और आरुष मुंदड़ा आ गए, मैं तो इसकी कॉपियां बना बना के बेचूंगा, ठीक है। अरे यार, उसने अपना दिमाग काम लिया है, उसने कोई नॉवेल लिखा है, उसने अपनी इमेजिनेशन और अपनी बुद्धि काम ली है, और कॉपीराइट नहीं लेता तो आरुष मुंदड़ा आता, लगाओ भाई 100 फोटोकॉपी इसकी, अपन बेचते हैं, फायदा अपन लेंगे।
सेम चीज पेटेंट। मान लो पहले की फोटोकॉपी मशीन्स क्या करती थी, 1 मिनट में 60 कॉपीज फोटोकॉपी करके निकालती थी, जेरोक्स करके निकालती थी। सर श्रेया बियानी ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया, उसमें कोई एक ऐसा स्क्रू इधर से निकाल के इधर डाल दिया कि वो 1 मिनट में 60 की बजाय 90 कॉपीज लगाने लग गई। ठीक है, यानी कि उसने कुछ टेक्निक में परिवर्तन किया, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आई। यस सर, तो वो क्या अप्लाई करेगी, पेटेंट अप्लाई करेगी उसकी। पेटेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए भी होता है और दवाइयों के लिए भी होता है। नया मॉलिक्यूल डेवलप किया तो उस दवाई का क्या लेते हैं अपन, पेटेंट लेते हैं, जिससे अगले 20 साल तक अपन नहीं बना पाएंगे उसको और कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है। ट्रेडमार्क वो लोगो होता है ना, जैसे टाटा का टी वाला लोगो देखा होगा आपने ट्रकों पे, या फिर कोई भी लोगो, एयर इंडिया का, किंगफिशर का, सब कंपनीज अपने अपने लोगो, वो लोगो भी बेचा जाता है रजिस्टर होके। सो दीज ऑल आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। आप सब ने वो बीकानेरी भुजिया खाई है या नहीं खाई है? कोई है ऐसा क्लास में जिसने बीकानेरी भुजिया नहीं खाई हो? वो मतलब सेवन जिसको बोलते हैं ना अपन, बीकानेरी स्टाइल में, सर सबने खाई है। तो सर उसको है ना, सर आप क्लास में क्या पढ़ा रहे हो, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्लास लेने लग गए हो कि सर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। भुजिया तो पूरी दुनिया में और इंडिया में लोग बनाते हैं, लेकिन सर जो बीकानेर में बनती है उसी को बीकानेरी भुजिया के नाम से बेचा जा सकता है। ये होता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े ब्रांड है ना, जैसे कि बीकाजी हुआ, जैसे कि हल्दीराम हुआ जो राजस्थान के हैं, ये सर इन सब ने अपने अपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लिया हुआ है। ठीक है, यही लोग यूज कर सकते हैं। कोई महाराष्ट्र में बीकानेरी भुजिया बना रहा है, सेम प्रोसेस से बना रहा है, वो उसको बीकानेरी भुजिया नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो बीकानेर में नहीं बनी हुई है। ठीक है, चलिए। तो सर ये सब क्या होते हैं सर, इनको भी इनका ये जो कोई मतलब एक्स पार्टी के पास में या तो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये यदि वाई पार्टी को बेच रही, सर इनको भी गुड्स माना गया है, इनको भी गुड्स माना गया है। बात समझ में आ गई? आज दिन तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और बुद्धि में उतर गई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ गई? जिया बोरा, यदि एग्जाम में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट नाम से दे दें तो अपने को आना चाहिए कि ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है गुड्स है, इसका मतलब है सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स विच हैव सीज्ड टू बी लीगल टेंडर या फिर फॉरेन मनी, ये तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पैसे की तरह काम नहीं आ सकते हैं। लेकिन ऐसा मनी विच इज लीगल टेंडर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अदर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अब क्या एक्सक्लूड हो गया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी विच इज नॉट अ लीगल टेंडर, दूसरा एक्शनेबल क्लेम, तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये एक्सक्लूड हो गया। गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस सर, इट इज क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब आता है अपना टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स करने से पहले एक बार रीजॉइन कर लीजिए।